नमस्कार, मैं विवेक पटेल स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए वीडियो में। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूं। पीछे मींस 1964 में 1964 में कोठारी आयोग की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य था हमारी देश की शिक्षा नीति को बनाना। और कोठारी आयोग ने 1966 में अपनी रिपोर्ट दे दी और 1968 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई। यानी आपको पता चल गया होगा ये वीडियो जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, ये वीडियो किस पर है। ये वीडियो हमारी वर्तमान में आई हुई काफी चर्चित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसकी शुरुआत 1964 से हुई थी, जिसकी नींव कोठारी आयोग ने रखा था और फिर उसे हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में लागू किया गया। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो 1985 में यह फिर से चर्चित हुई और इस चर्चा के बाद 1986 में दूसरी बार, परंतु इस बार जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी जी, उनके नेतृत्व में इस दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य था कि भारत के नागरिकों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करना। आधुनिक शिक्षा अर्थात कंप्यूटर का ज्ञान देना। और यहां से हमारे देश में थोड़ा सा आधुनिक युग की प्रारंभ हुई। आधुनिकता को थोड़ा सा महत्व दिया गया, शिक्षा के साथ जोड़ा गया और फिर छोटे मोटे बदलाव 1992 में भी आए, परंतु उसको ना ध्यान में रखकर हम सीधा एक बहुत विशाल बदलाव की ओर आते हैं जो हुआ 2020 में। पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के नेतृत्व वाली कमेटी ने 2020 में जो क्या किया उन्होंने, एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, लाखों सजेशंस को सुनकर, लाखों सजेशंस को लेकर के उन्होंने ये शिक्षा नीति बनाई। शिक्षा नीति में क्या क्या बदला और क्या क्या पुराना जैसा रह गया, वो मैं उस बात पर आपके साथ चर्चा करूंगा इस वीडियो में। तो देखते रहिए वीडियो। और वर्तमान था, अब हम थोड़ा सा भीतर जाते हैं इसके कि इसमें क्या क्या हुआ। तो कुछ बुलेट्स पॉइंट्स हैं जिसको आप देख लीजिए। इस बुलेट पॉइंट पर हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें से मैंने आपके साथ चर्चा कर लिया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इतिहास क्या है। अब वर्तमान में जो मुद्दा है, वर्तमान में जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो 10+2 काफी चर्चित पॉइंट है। ये इस शिक्षा नीति का काफी चर्चित पॉइंट है कि 10+2 और 5334 क्या है, ये काफी चर्चित मुद्दा है। इसके विषय में हम जानते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ग्राफ के द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि हमारी जो एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर है, जो चल रही शिक्षा प्रणाली है, वो इस प्रकार से चल रही है। आगे के 3 साल जो हमारे नर्सरी क्लासेस होती थी उसमें डिवाइडेड था। फिर फर्स्ट से लेकर 10 तक 10 साल, एज थी 6 to 16, ये हम 1 से 10 तक की क्लास पढ़ते थे। और +2 का मैटर ये है कि 2 साल हम अपने किसी पार्टिकुलर स्ट्रीम को सेलेक्ट करके, चाहे कॉमर्स, साइंस या फिर आर्ट्स को सेलेक्ट करके आगे की पढ़ाई को बढ़ाते थे। परंतु ये जो मौजूद शिक्षा प्रणाली है, इसको बदल करके, एक शिक्षा प्रणाली को बदल करके इस प्रकार कर दिया गया, जो आपके सामने है ग्राफिकल रूप में देख सकते हैं। इसमें 4 स्टेजों में बांट दिया गया, जिसमें बच्चा प्रथम 5 साल क्या करेगा, अगले 3 साल क्या करेगा, उसके बाद 3 साल क्या करेगा और अंत के 4 साल में क्या करने वाला है। तो पहले के जो 5 साल थे उनको फाउंडेशनल स्टेज कहा गया, जिसमें भी बालक जो है वो 3 साल से लेकर 8 साल तक रहेगा, यानी पूरे 5 साल, जिसमें उसे छोटी कक्षाओं का ज्ञान दिया जाएगा। परंतु आश्चर्य की बात यह है, उसे
किताबी ज्ञान ना दे करके एक्टिविटी ज्यादा कराई जाएगी, आउटडोर नॉलेज जो है वो ज्यादा देंगे, और बच्चों को जो है मेंटली प्रेशर नहीं दिया जाएगा, मानसिक रूप से दबाव नहीं दिया जाएगा कि उनको उनकी एग्जाम्स ली जाए या उनको जो है टेस्ट वगैरह लिया जाए। उनको मेंटली फ्री रखा जाएगा ताकि वो आगे चलकर पढ़ाई के प्रति अपनी रुचि को दर्शा सके, अपनी रुचि को दिखा सके। और फंडामेंटल स्टेज के बाद आती है प्रिपेरेटरी स्टेज, प्रारंभिक अवस्था भी कहते हैं, जिसमें बालक 8 साल से लेकर 11 साल, टोटल 3 साल रहेगा। ध्यान से देखना, 5 3 3 4 था ना, उस हिसाब से बता रहा हूं। 5 साल मैंने बता दिया, अब तीसरा 3 साल प्रारंभिक अवस्था, जिसमें बालक 8 से लेकर 11 वर्ष तक रहता है। अवस्था में बालक कक्षा 3 से लेकर कक्षा 6 तक पढ़ाई करेगा, 3 साल, तीसरी चौथी पांचवी क्लास तक। इसमें बच्चों को थोड़ा सा किताबी ज्ञान की ओर बढ़ाया जाएगा, परंतु भाषाओं की किसी प्रकार से कोई बाधा नहीं रहेगी बच्चे को। अगर वो अपनी मातृभाषा में, हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में पढ़ रहा है तो उसके लिए कोई दबाव उसको नहीं दिया जाएगा, जिससे बच्चे को और भी पढ़ने के प्रति थोड़ी सी रुचि बढ़ जाए। ये सारा खेल जो है वो इंटरेस्ट जगाने का है बच्चों के लिए। बच्चों के मन में एजुकेशन को लेकर क्या जगाना है? इंटरेस्ट जगाना है। इसके बाद बच्चा मिडिल स्टेज में जाएगा, जब उसकी उम्र 11 से 14 वर्ष रहेगी, और वहां पे भी वो 3 साल व्यतीत करेगा, 6, 7 और 8 क्लास। और ये काफी रुचिपूर्वक क्लास रहेगी, काफी रुचिपूर्वक अवस्था रहेगी, क्योंकि इस अवस्था में बच्चों को काफी कुछ सिखाया जाएगा। उसे हर फील्ड का नॉलेज दिया जाएगा, यहां तक कि बैकलेसेस क्लास होंगी यहाँ पर, और बच्चों के लिए इंटर्नशिप रखा जाएगा। इंटर्नशिप मीन्स जैसे कि बैकलेस क्लास मीन्स जैसे उसे 10 दिन के लिए किसी कारपेंटर के सामने दिखाया जाएगा, कारपेंटर का काम दिखाया जाएगा, किसी इलेक्ट्रीशियन के साथ उसको रखकर उसका काम दिखाया जाएगा। इस प्रकार बच्चों को पहले से ही इंटर्नशिप दिखा के, ताकि बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान ना रहे, उनको कुछ एक्सटर्नल नॉलेज जो है बाहरी ज्ञान भी प्रोवाइड कराई जाएगी इस मिडिल स्टेज में। इसके बाद आती है सेकेंडरी स्टेज, जिसमें बच्चा 14 साल से लेकर के 18 साल तक रहेगा, यानी टोटल 4 साल, 9, 10, 11 और 12, जिसमें उसकी 9, 10 की पढ़ाई होगी। और आपको बहुत जगह से सुनने मारा बोर्ड का एग्जाम्स वगैरह नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सेमेस्टर वाइज होंगे। अभी उसका कुछ बातें आई है, नीतियों में लिखी हुई है, परंतु उसके लिए कोई नियम अभी बना नहीं है। तो इस प्रकार से उसको 9, 10, 11, 12 की पढ़ाई कराई जाएगी। परंतु 10th के बाद कोई मैंने पार्टिकुलर स्ट्रीम जो बताया था आपको कि एक स्ट्रीम लेकर उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। सिर्फ साइंस लिया है तो साइंस लेके आगे बढ़ना पड़ेगा, तो साइंस में उसको सिर्फ केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर बच्चा ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, ध्यान से सुनिएगा। बच्चा अगर फिजिक्स के साथ हिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो उसको इसकी भी छूट है, इसके भी जो नियम है वो लागू होंगे कुछ समय के बाद, उसमें भी कुछ लिमिटेशंस रहेंगी। और कोई बच्चा अगर केमिस्ट्री के साथ होम साइंस पढ़ना चाहता है, बायो के साथ कुछ अलग स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए भी उसको छूट रहेगी, वो पढ़ सकता है। ये काफी बड़ा बदलाव है, ध्यान से सुनिएगा, ये काफी मेजर चेंज है। तो इस प्रकार बच्चा अपने 5, 3, 3, 4 के स्टेज में इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली में पढ़ाई करेगा 12वीं तक। तो अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट में, जिसमें भाषाओं की विविधता को बढ़ावा एवं उनका संरक्षण। इसमें यह बताया गया इस पॉइंट्स में कि एनईपी 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा में, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, वहां पे कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा में अध्यापन के लिए बल दिया गया कि भाई कक्षा 5 तक की जो शिक्षा है वो उनकी मातृभाषा में कराई जाए, उनकी स्थानीय भाषा में कराई जाए, अंग्रेजी को मात्र एक विषय के तौर पर ही रखा जाए। यहां तक कि इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 तक या उसके ऊपर भी क्या दिया जाए, उसके ऊपर ही उसको प्राथमिकता दी जाए, इस विषय पर
जोड़ दिया गया। अब हम या हमारे बच्चे या विद्यार्थी जो भी है, वो अगर इस पॉलिसी के तहत कक्षा 5 या उससे ऊपर तक पढ़ते हैं तो वे अपनी मातृभाषा, अपनी स्थानीय भाषा में पढ़ाई कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए अंग्रेजी मात्र एक क्या रहेगा, विषय के तौर पर रहेगा। यानी इससे हमारी जो भाषाएं हैं, जो भाषाओं को रिप्लेस कर रहा था अंग्रेजी विषय, जिस प्रकार से इंग्लिश मीडियम का क्रेज बढ़ता चला जा रहा था, तो उस प्रकार से हमारी भाषाएं कहीं ना कहीं क्या हो रही थी, लुप्त होती चली जा रही थी। अब उन भाषाओं को क्या किया गया है, संरक्षण किया गया है, उन भाषाओं को संरक्षित किया गया है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पाठ्यक्रम और मूल्यांकन से जुड़े सुझाव भी दिए गए इस नीति में, जिसमें यह बताया गया कि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है उसको 21वीं सदी के आधार पर बच्चों के अंदर कौशल विकास, अनुभव आधारित शिक्षा मतलब एक्सपीरियंस बेस्ड एजुकेशन और तार्किक विज्ञान से रिलेटेड चीजें, इस विषय से रिलेटेड चीजों को क्या किया गया, प्रोत्साहित किया गया कि मतलब उनकी स्किल्स को डेवलप करो। जो मॉडर्न एजुकेशन है उसके हिसाब से देखिए, हमारा जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, 2020 है, उसका मेन उद्देश्य यही था। उसका मेन उद्देश्य यही कि भारत की शिक्षा को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा के साथ जोड़ना, कि भारत की शिक्षा जो है एक सिर्फ भारत तक ही सीमित ना रहे, वो अंतरराष्ट्रीय शिक्षा के साथ उसका मेलजोल हो सके और वो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी पहचान हो। और इसके लिए मैंने आपको बताया कक्षा 6 से ही इंटर्नशिप क्लास होगी, व्यावसायिक जो शिक्षा है वो दी जाएगी। बैकलेस क्लास में मैंने बताया आपको कि कारपेंटर्स, इलेक्ट्रीशियंस वगैरह से भी क्लास, उनको भी क्लास के लिए बुला जाएगा, उनकी क्लास भी वो क्लास लगेगी बच्चों को, मतलब व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाएगी। तो इस प्रकार से हमारे पाठ्यक्रम में किस प्रकार का सिद्धांत हो और किस प्रकार से मूल्यांकन हो, इससे जुड़ी सारी बातें हमारी शिक्षा नीति में बताई गई, सुझाव दिया गया है शिक्षा नीति में। पाठ्यक्रम में और भी बहुत से बदलाव होंगे, जैसे कि कक्षा 10 और कक्षा 12 की जो परीक्षाएं होंगी उनको सेमेस्टर या फिर बहुविकल्पीय प्रश्न के आधार पर भी विभाजित कर दिया जाएगा। अच्छा, अब मूल्यांकन की बारी करते हैं। अब मूल्यांकन की बात करते हैं तो छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक मानक निर्धारण निकाय के रूप में परख PARAKH नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना होगी या स्थापना की जाएगी। तो अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, शिक्षण प्रणाली में हुए सुधार या उनसे जुड़े सुधार। तो शिक्षकों के लिए भी कुछ बदलाव हुआ है कि शिक्षकों की जो नियुक्ति है वो प्रभावी एवं पारदर्शी प्रक्रिया के अंतर्गत होगी। और इतना ही नहीं, समय समय पर उनके कार्य प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा और उसके हिसाब से उनकी क्या होगी, पदोन्नति होगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक की भी स्थापना होगी। अब बारी आती है उच्च शिक्षा से जुड़े हुए सुधार। उच्च शिक्षा ये काफी मेजर चेंज है और काफी चर्चित भी है, हाईलाइटेड पॉइंट जिसको हम कह सकते हैं। उच्च शिक्षा में ऐसा हो गया, ऐसे बदलाव आए गए हैं कि जो स्नातक, जो बैचलर पाठ्यक्रम थे आपके 3 से 4 वर्ष के, 4 वर्ष के कर दिए गए। तो अगर आप उस समय स्नातक आप पूर्ण करने से पहले 3 वर्ष पहले भी अगर आप किसी भी समस्या की वजह से अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, आर्थिक समस्या, और आपने 1 साल के अंतर्गत उसको जो है ड्रॉप कर दिया, पढ़ाई छोड़ दी अपनी, तो अभी तक तो आपके उस साल की कोई वैल्यू नहीं थी। परंतु अब अगर आप किसी भी कारणवश प्रथम वर्ष पूर्ण करने के बाद पढ़ाई छोड़ रहे हैं, स्नातक पाठ्यक्रम को ड्रॉप कर रहे हैं अपना कॉलेज, तो आपको पहले साल का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप 2 साल पर अपनी पढ़ाई को ड्रॉप कर रहे हैं तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, और अगर आप 3 साल पर अपनी पढ़ाई को ड्रॉप कर रहे हैं तो आपको बैचलर
डिग्री पूर्ण रूप से प्राप्त दे दी जाएगी। और जो चौथा साल है वो किस लिए बनाया गया, वो एक रिसर्च, उसका मोटिव था कि अगर कोई बच्चा तीसरे साल के बाद किसी विशेष विषय पर शोध करना चाह रहा है, रिसर्च करना चाह रहा है, तो उसे उसके लिए प्रोत्साहित किया गया, उसको उसके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और एक साल उसे उस विषय पर शोध या रिसर्च करने के लिए दिया जाएगा, जिसके साथ उसे 4 साल की बैचलर डिग्री मिलेगी और उसे कहा जाएगा शोध प्लस स्नातक, रिसर्च एंड बैचलर डिग्री। और इसके साथ साथ बहुत से और बदलाव हुए हैं। अगर आपने 4 साल का स्नातक पूर्ण किया, बैचलर डिग्री पूरी की है, तो अगर आप मास्टर डिग्री करना चाहते हैं तो उसका जो समय है वो 2 वर्ष ना होकर के 1 वर्ष हो जाएगा। यानी आपको 4 साल की बैचलर डिग्री करने के बाद 1 साल में ही मास्टर डिग्री प्राप्त हो जाएगी। इतना ही नहीं, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो पीएचडी के लिए एमफिल, उसको बीच से हटा दिया गया। अगर आप एमएससी करने के बाद भी पीएचडी करना चाहते हैं तो एमएससी के बाद भी पीएचडी कर सकते हैं। एमफिल का जो कार्यक्रम था उसे समाप्त कर दिया गया। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर यह सुधार ना होता तो शायद ही ऊपर के सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए पहले की पॉइंट्स, वो शायद ही पूर्ण हो पाते। यानी मैं बात कर रहा हूं कि हमारे जीडीपी का जो 4.4% भाग हमारी शिक्षा को जाता था, अब उसे बढ़ाकर 6% कर दिया गया है, जो कि हमारे शिक्षा क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। जो हमारे पूरे विश्व में जो नंबर 1 शिक्षा नीति है, सिस्टम, एजुकेशनल सिस्टम है, वो फिनलैंड का है। पता है क्यों? क्योंकि फिनलैंड अपनी शिक्षा को अपने जीडीपी का 60% भाग देता है। और आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि 1964 में जो हमारा कोठारी आयोग था, उसने उस समय ही अपने रिपोर्ट में इस बात का जिक्र कर दिया था कि हमें अपने जीडीपी का 6% भाग शिक्षा को देना पड़ेगा। अगर हम या शिक्षा को बहुत ही जोर देना चाहते हैं, शिक्षा को महत्व देना चाहते हैं, तो हमें अपनी जीडीपी का 6 भाग अपनी शिक्षा को देना पड़ेगा। परंतु ऐसा नहीं हुआ। चिंता करने की कोई बात नहीं है, इस नई शिक्षा नीति में इस प्रकार का बदलाव कर दिया गया। आपके मन से एक कंफ्यूजन दूर कर दूं कि ये जो शिक्षा नीति 2020 है, ये सिर्फ इनमें किए गए सुधार जो है, ये एक नीति है। ये एक नीति है, यानी अभी इस सारी नीतियों में सुधार लाने के लिए नए नए प्रकार के कमेटी, नए नए प्रकार के आयोग बनाए जाएंगे जो इस विषय पर काम करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि कोई बच्चा मल्टीपल सब्जेक्ट चूज कर सकता है, कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकता है अदर स्ट्रीम का, तो उसके लिए भी एक नियम बनाया जाएगा। जो भी चीजें यहाँ पे सुधार की जा रही हैं, सबके लिए एक नियम बनेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद वो क्या होगा, अप्लाई होगा। तो आप इसको एक नियम, एक कानून के तौर पर नहीं देख सकते, इसके लिए अलग से एक नियम बनाए जाएंगे। इनको मद्देनजर रखते हुए मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपके कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा। नमस्कार।